ये मेरा एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसके 3 भाग हैं और कुल 6 लेक्चर्स हैं। हर एक भाग में 2-2 लेक्चर्स हैं। अब ये मेरा लेक्चर 1 है और 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म को मैंने समझाया है। फिर इसमें मैंने 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप से कैसा दिखेगा उसको समझाया है। मैं अब आपको यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के बारे में समझाने लगी हूँ, परंतु इसको समझाने से पहले मैं आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा होता है उसके बारे में बताने लगी हूँ। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ, फिर मैं आपको उसको समझा दूंगी। समीकरण ax by c बराबर में 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b शून्य नहीं है, x और y 2 चर हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक बार दोबारा से मैं ये समझा देती हूँ। ax by c बराबर में 0, ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसे? x और y यहाँ पर 2 चर है, a और b और c ये आपके वास्तविक संख्याएं हैं। a और b शून्य नहीं होने चाहिए, तो इसको आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हो। तो इसके मैं एग्जांपल दे देती हूँ। 3x जमा 4y जमा 5 बराबर में 0, वर्गमूल 2x माइनस y जमा 3, ये भी आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर हमारा एक प्रतिबंध भी है। मैंने आपको यहाँ पर लिखा है a और b शून्य नहीं है। ax जमा by जमा c बराबर में 0 में a और b शून्य नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0। इस a और b शून्य नहीं है, इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ax जमा by जमा c बराबर में 0, ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है और इसमें a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0। अगले पेज पे मैंने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताया है। 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म का मैं यहाँ पर व्यापक रूप लिख रही हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, और हमारा प्रतिबंध क्या है? a1² प्लस b1² नॉट इक्वल टू 0। a1² प्लस b1² नॉट इक्वल टू 0। और a1 b1 क्या है? a1 और b1 वास्तविक संख्याएं हैं। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2² प्लस b2² नॉट इक्वल टू 0, a2 और b2 वास्तविक संख्याएं हैं। इसको हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। जैसे आपको लिख दिया जाए 7x जमा 5y जमा 2 बराबर में 0, और दूसरी इक्वेशन साथ में दे दी जाए x जमा 3y जमा 7 बराबर में 0, तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा। समीकरण का हल। मैं अब आपको समीकरण का हल, इसका क्या मतलब है, इसको समझाने लगी हूँ। आपने अपने टीचर को बहुत बारी कहते सुना भी होगा कि ये बिंदु इस समीकरण का हल है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने लगी हूँ। आपके पास ये एग्जांपल है 2x जमा 3y बराबर में 6। अब आपके पास -3 और 4 ये इस समीकरण का हल है। अब कैसे पता चलता है कि ये इस समीकरण का हल है? आप x की जगह -3 रखो, y की जगह 4 रखो। तो x को की जगह -3 रखा और y की जगह 4 रखा। आपके पास -6 जमा 12 बराबर में 6, 6 बराबर में 6। तो आपके पास बायां भाग दाएं भाग के बराबर आ गया। इसका मतलब -3 और 4 समीकरण का हल है। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाने लगी हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनता है? अब आप 2x जमा 3y बराबर में 6,
अब यहाँ पर x बराबर में 0 ले लो तो आपके पास आ जाएगा 3y बराबर में 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/3, आपके पास 2 आ जाएगा। अगर आप y इक्वल टू 0 ले लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 2x बराबर में 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 बराबर में 3। तो आपके पास x आपके पास 0 था, y की वैल्यू आ गई 2। अगर y 0 था तो x की वैल्यू 3 आ गई। आप 2 पॉइंट से 2 बिंदुओं से ग्राफ बना लोगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाने लगी हूँ कि आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। लास्ट पेज पे हमारी समीकरण था 2x जमा 3y बराबर में 6 और हमारे पॉइंट्स आए थे x0 y2 और x3 y0। अब इसका हम ग्राफ बनाने लगे। x0 y2 यहाँ पर आएगा और x3 y0 यहाँ पर। आपका ये ग्राफ है 2x जमा 3y बराबर में 6 का। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने लगी हूँ कि 0, 2 और 3, 0 इस समीकरण के हल हैं और हमने इसका ग्राफ बना लिया। अगर मैं कोई और बिंदु भी लेती हूँ जैसे -6 और 6, ये आपका 2x जमा 3y बराबर में 6 का हल है। मैं आपको चेक करके बता देती हूँ और ये पॉइंट भी आपका इस ग्राफ के ऊपर आएगा। चेक करके देखते हैं। x की जगह -6 रखो और 3 से y की जगह 6 रखो। x की जगह मैंने -6 रखा और y की जगह 6 रखा, तो ये आपके पास -12 जमा 18 बराबर में 6, 6 बराबर में 6, तो बायां भाग दाएं भाग के बराबर है। इसका मतलब -6 और 6 इस समीकरण का हल है। अब हम देखते हैं ये बिंदु कहाँ पर आता है। -6 और 6, ये यहाँ पर ये -6 और 6 इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या देखा, जो बिंदु समीकरण के हल होंगे वह बिंदु इस समीकरण द्वारा बनाए गए ग्राफ के ऊपर स्थित होंगे। तो ये मैं आपको समझाना चाहती थी कि जो बिंदु किसी भी समीकरण का हल होते हैं तो वो समीकरण द्वारा बनाए गए ग्राफ के ऊपर वो बिंदु जरूर आएंगे। मैं अब आपको 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा दिखेगा ये बताने लगी। आप सबको 9th क्लास में हम लोगों ने रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है ये आपको बताया था और कैसे बनाया जाता है ये भी हमने 9th में सीखा था। अब मैं यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा दिखेगा वो आपको बताने लगी। तो यहाँ तो अब हमारे पास ये दो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म है। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर इनका ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह का दिखेगा। या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और या दोनों रेखाएं समांतर होंगी या दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताने लगी हूँ कि वो किस तरह की दिखेंगी। या अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आपका वो इस रूप का दिख सकता है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद कर सकती हैं। मान लो ये ग्राफ आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 का है और ये ग्राफ आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 का है और दोनों एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर सकती है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, वो आपने 9th में सीखा था। अभी अगर दोनों का ग्राफ एक ही x एक्सिस और y एक्सिस पर बनाया जाए तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसका दूसरा रूप है अब ये ग्राफ आपका मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 इस समीकरण का है और ये ग्राफ आपका a2x
प्लस B2Y प्लस C2 बराबर में 0 इस समीकरण का है। तो दोनों समांतर रेखाएं भी हो सकती हैं। इसका ग्राफ ये बना, इसका ये बना और दोनों समांतर हैं। अब आपका एक तीसरा रूप है, ये जो ग्राफ है वो A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर में 0 इसका भी ये ग्राफ है, और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर में 0 इसका भी ये ग्राफ है। दोनों का एक ही ग्राफ बना है। तो अगर आप जो एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बनाते हो तो तीन तरह का रूप ले सकता है। या तो वो क्रॉस करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या दोनों का समांतर रेखाएं होंगी, या दोनों का एक ही ग्राफ बनेगा। अगले पेज पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कब आपका प्रतिच्छेद करता है, कब समांतर बनता है और कब वो संपाती बनता है। तो ये हम अगले पेज पे डिस्कस करने लगे। मैं अब यहाँ पर उदाहरण 1 समझाने लगी हूँ। अखिला मेले में 20 रुपए लेकर गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है और एक हुपला खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। प्रत्येक बार चरखी की सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े। उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बारी हुपला खेला। पहले हम यहाँ पर एक समीकरण बनाएंगे। मान लो उसने चरखी की सवारी x बार की। मान लो अखिला ने चरखी की सवारी की x बार और उसने अखिला ने हुपला खेला y बार। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसने जितनी बारी हुपला खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। इसका मतलब ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स बटा 2। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, तो y बराबर में x बटा 2। इसका मतलब 2y बराबर में x। इसका मतलब x माइनस 2y बराबर में 0। तो एक हमारा रैखिक ये समीकरण बना। अब आगे देखो, उसने 3 रुपए चरखी की सवारी के लिए 3 रुपए, हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े। तो उसने चरखी की सवारी x बारी की और एक बारी में उसको 3 रुपए देने पड़े, तो इसका मतलब 3x। और हुपला खेलने के लिए एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपए और y बारी हुपला खेलने के लिए 4y रुपए। तो ये उसने 4y और कुल उसके पास कितने पैसे थे 20। तो ये आपके पास ये इक्वेशन आएगी। दूसरा समीकरण बनेगा 3x जमा 4y बराबर में 20। फिर से सुन, एक बार चरखी की सवारी करने के लिए कितने रुपए खर्च किए 3 रुपए, तो x बार के लिए 3x। एक बार उसने हुपला खेलने के लिए कितने रुपए खर्च किए 4 रुपए और y बार हुपला खेलने के लिए 4y। और इसका मतलब 3x जमा 4y बराबर में 20, क्योंकि उसके पास कुल रुपए 20 थे। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन आई x माइनस 2y बराबर में 0, दूसरी इक्वेशन आई 3x जमा 4y बराबर में 20। अब इन दो इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे और वो अगले पेज पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब x माइनस 2y बराबर में 0, इसके पॉइंट्स लेते हैं। अगर हम x 0 लें तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। अगर हम बुक वाले पॉइंट्स ही ले लेते हैं जो बुक में हमने लिए हुए हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर x, यहाँ पर y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। हमने वही वैल्यूज ले लिए जो हमारी बुक में ली हुई थी। 3x जमा 4y बराबर में 20। अगर हम x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर हम y 0 लेते हैं तो अगर y 0 लिया तो x की वैल्यू 20/3, तो 6.6 आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, ये x है, ये y है। x 0 था, y 5 आ गया। अगर y 0 था, x 6 ये 6 होगा, तो ये 6.7 आ जाएगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं।
ये पॉइंट आपका 0.5 है और ये पॉइंट आपका 6.70 है और ये पॉइंट आपका आ जाएगा 4 और 2। तो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया, ये आपका ग्राफ बना, ये ग्राफ बना x - 2y बराबर में 0 का, और ये बना ग्राफ हमारा 3x जमा 4y बराबर में 20 का। और ये दोनों कहाँ पर हमारे प्रतिच्छेद हुए? 4 और 2 पे। ये जो 4 और 2 है वो इस ग्राफ का भी हल है, 4, 2 इस ग्राफ का भी हल है, और ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म का 4 और 2 हल होगा। इसका मतलब इसका एक ही हल आएगा, दोनों समीकरण का एक ही हल आएगा, वो आपका 4 और 2 होगा। मैं यहाँ लिख दे, जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं उस बिंदु को लिखना बहुत जरूरी है। 4, 2 x - 2y बराबर में 0, 3x जमा 4y बराबर में 20, इसका एक अद्वितीय हल है। इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिंदु 4, 2 दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होता है। और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु 4, 2 x - 2y बराबर में 0, 3x जमा 4y बराबर में 20 का एक अद्वितीय हल है। अब मैं आपको उदाहरण 2 समझाने लगी। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा रबड़ खरीदी, और उसकी सहेली सोनाली ने 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब मान लो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक रबड़ का मूल्य y रुपए। अब रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, कितने रुपए में? 9 रुपए में। इसका मतलब आपके प्रश्नानुसार आपका क्या बनेगा? 2x जमा 3y बराबर में 9। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपए, एक रबड़ का मूल्य y रुपए, 3 रबड़ का मूल्य 3y रुपए। कुल कितने रुपए उसने खर्च किए? 9। तो 2x जमा 3y बराबर में 9। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण बनेगा 4x जमा 6y बराबर में 18। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट पेज पे मैं अब इसका ग्राफ बनाने लगी। हमारे पास इक्वेशन थी 2x जमा 3y बराबर में 9 और 4x जमा 6y बराबर में 18। अब पहली इक्वेशन में 2x जमा 3y बराबर में 9, इसके पॉइंट्स निकालते हैं, इसके बिंदु निकालते हैं। x 0 हो गया तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू 9/2 आ जाएगी, मतलब 4.5। तो हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए x और ये y, x 0, y 3 और y 0, x 4.5। हमने दूसरी इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लेने लगे हैं 3, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 गुना 3 जमा 6y बराबर में 18, 12 जमा 6y बराबर में 18, 6y बराबर में 6, y बराबर में 1। तो x की वैल्यू 3, y की 1 निकली। एक और वैल्यू निकाल देते हैं, x हम -3 लेते हैं, फिर देखते हैं y क्या निकलता है। इक्वेशन है हमारी 4x जमा 6y बराबर में 18, x की जगह -3 रखा, 6y बराबर में 18, -12 जमा 6y बराबर में 18, 6y बराबर में 18 जमा 12, 6y बराबर में 30। तो y आ गया हमारे पास 30/6, 6 पंजे 30, तो y 5 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स निकले, ये x है, ये y है।
x आपके पास 3 लिया था, y 1 निकला, और x की वैल्यू -3 ली थी, y की वैल्यू 5 निकली। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसको पॉइंट्स को लगाते हैं। 0 3 आपके पास ये पॉइंट है 0 3, 4.50 ये पॉइंट है आपका 4.50, ये पॉइंट है 4.50, 3 1 3 और 1 और -3 और 5 आपका ये पॉइंट आएगा -3 और 5। दोनों के पॉइंट्स हमने लगा लिए। अब इनका ग्राफ देखते हैं। अब हमने क्या देखा, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन बना। इसका मतलब इसके कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो गए? हर बिंदु ही एक उभयनिष्ठ बिंदु है। इसका मतलब इसके अनेक हल हैं। अब दोनों समीकरणों का एक ही ग्राफ बना। ये सरल रेखा दोनों समीकरणों का ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपका 2x जमा 3y बराबर में 9 इस समीकरण का भी ग्राफ है, और 4x जमा 6y बराबर में 18 इस समीकरण का भी ग्राफ है। इस रेखा के ऊपर जो प्रत्येक बिंदु है वो दोनों समीकरणों का हल है। इसका मतलब इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हर एक बिंदु इस रेखा के ऊपर जो हर एक बिंदु है वो इन समीकरणों का हल है। तो इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ पर मैं उदाहरण 3 समझाने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है, 2 रेल पटरियां समीकरणों x जमा 2y माइनस 4 बराबर में 0 और 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। आपने इसका ग्राफ बना के दिखाना है। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, x जमा 2y माइनस 4 बराबर में 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0। तो आपने इसका ग्राफ बनाना है। पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं, x जमा 2y माइनस 4 बराबर में 0। तो अगर आप x 0 ले लेते हो तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। अगर आप y 0 लेते हो तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। तो आपने यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं, ये x है, ये y है। x 0 था, y की वैल्यू 2 थी। x 4 था तो y की वैल्यू 0 है। अब आप ये दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0। तो अगर x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर y 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x और y, x 0 था, y की वैल्यू 3, y 0 था, x की वैल्यू 6। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। x 0 y 2 आपका ये पॉइंट है 0 2, 4 0 आपका ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आपका 4 0 आएगा। अब आप इसको मिला दीजिए, 0 3 आपका ये पॉइंट आएगा, 6 0 आपका ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये हमने इन 2 इक्वेशंस का ग्राफ बनाया है। 2 रैखिक समीकरण युग्मों का ये हमारा ग्राफ है। ये रेखा ग्राफ है x जमा 2y माइनस 4 बराबर में 0 का, और ये रेखा ग्राफ है 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0 का। हमने ये देखा है कि इसमें इन समीकरणों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं होती और इनका कोई कॉमन बिंदु नहीं है। इसका मतलब इसके इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसको मैं लिख देती हूँ, एक बार इसको दोबारा से समझा देती हूँ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करती, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये मेरा लेक्चर 2 है। इसमें मैंने एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को समझाया है। मैंने जो उदाहरण 1 2 3 आपको समझाया है
उन उदाहरणों को मैं एक बार दोबारा से डिस्कस करने लगी हूँ। उदाहरण एक में जो हमारे पास समीकरण था वो था x माइनस 2y बराबर में 0, और दूसरा समीकरण था 3x जमा 4y माइनस 20 बराबर में 0। इसका जो हमारा ग्राफ बना, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका एक अद्वितीय हल है। जब किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल निकलता है तो वो रैखिक समीकरण संगत समीकरण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत समीकरण युग्म। ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है, अगर इसका हल निकलता है तो ये क्या कहलाएगा? संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको कंपेयर करने लगी हूँ, इसकी तुलना करने लगी हूँ इससे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, इससे तुलना करने लगी हूँ। तो आपके पास यहाँ पर a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा -2 और c1 आ जाएगा 0। a2 आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा 4 और c2 आ जाएगा -20। आप यहाँ पर a1 by a2 निकालो तो वो 1/3 आता है, b1/b2 निकालो तो वो -2/4, इसको कट कर लो तो ये आ जाएगा -1/2। तो आप देखोगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो मैं आपको यहाँ से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी ग्राफ आपका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो उसका मतलब उसका एक अद्वितीय हल है। वो जो हमारा समीकरण युग्म है वो संगत होगा, और यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। कहने का मतलब है जब भी कभी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो उसका एक अद्वितीय हल है, और अगर एक अद्वितीय हल दिया गया है तो आप उसका क्या कंडीशन लिखोगे? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे उदाहरण 2 को डिस्कस करने लगी। आपका उदाहरण 2 क्या था? उदाहरण 2 में हमारा रैखिक समीकरण था 2x जमा 3y माइनस 9 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण था 4x जमा 6y माइनस 18 बराबर में 0। और इसका जब हमने ग्राफ बनाया था तो आपका ग्राफ क्या बना था? इसमें हमारा दोनों रेखाओं का जो ग्राफ था वो संपाती था, दोनों रेखाओं का एक ही ग्राफ बना था, तो ये हमारा संपाती था। इसमें मैंने आपको वहां बताया था इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और मैंने आपको अभी बताया है अगर किसी रैखिक समीकरणों के हल निकलते हैं, रैखिक समीकरण क्या हो जाता है? संगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। तो ये रैखिक समीकरण युग्म आपका क्या कहलाएगा? संगत समीकरण युग्म। आप इसको कंपेयर करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो यहाँ पर a1 आ गया 2, b1 आ गया 3 और c1 आ गया -9, a2 आ गया 4, b2 आ गया 6 और c2 आ गया -18। तो आप a1/a2 निकालो तो आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। b1/b2 निकालो तो आ जाएगा 3/6 बराबर में 1/2। c1/c2 निकालो तो वो -9/-18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 9 दूनी 18, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ।
उदाहरण 2 में हमारा समीकरण था 2x जमा 3y माइनस 9 बराबर में 0, 4x जमा 6y माइनस 18 बराबर में 0। और इसका जब हमने ग्राफ बनाया था तो दोनों समीकरणों का एक ही ग्राफ बना था। इसका मतलब हर एक बिंदु इसका हल था, तो इसके अनेक हल हो गए। अगर अनेक हल हो गए तो ये हमारा संगत समीकरण युग्म हो गया। अगर संगत समीकरण युग्म हो गया तो अगर हम इसको कंपेयर करें, तुलना करें इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, इससे कंपेयर करें तो हमारे पास a1 a2 आ जाएगा, b1 b2 आ जाएगा, c1 c2 आ जाएगा। तो हम अगर a1 बाय a2 निकालें, b1 बाय b2 निकालें, c1 बाय c2 निकालें तो वो तीनों हमेशा बराबर आएंगे। तो किसी रैखिक समीकरण युग्म का अगर अनेक हल होंगे तो हमारी कंडीशन क्या बनती है? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अब मैं इसका तीसरा उदाहरण डिस्कस करने लगी हूँ। तीसरे में हमारा समीकरण था x जमा 2y माइनस 4 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण था 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर में 0। इसका हमारा ग्राफ क्या बना था? इसका हमारा ग्राफ बना था, इसका हमारा जो ग्राफ बना था वो समांतर रेखाएं बना था। और मैंने वहां पर आपको बताया था इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं होती तो इसका कोई हल नहीं है। इसका मतलब ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये आपका असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। और अगर इसको हम कंपेयर करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से, तो आपके पास a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा 2 और c1 आ जाएगा -4, a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 4 और c2 आ जाएगा -12। तो मैं अगर a1 बाय a2 निकालती हूँ तो वो 1/2 आएगा। b1 बाय b2 निकालोगे तो वो 2/4 1/2 आएगा। अगर c1 बटा c2 निकालोगे -4 बटा -12 तो वो आपका 1/3 निकलेगा। तो यहाँ देखो क्या कंडीशन बनी, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब जब कभी किसी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो आपकी कंडीशन बनेगी a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। एक बार मैं यहाँ इसको फिर से एक बार मैं दोबारा से लिख देती हूँ। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यदि रेखाएं समपाती हैं तो हमारी कंडीशन बनेगी a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। यदि रेखाएं समांतर हैं तो हमारी कंडीशन बनेगी a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। आप ये भी कह सकते हैं यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और आपका अगर लिखा हुआ आता है एक अद्वितीय हल है तो आपकी कंडीशन ये बनेगी। इसमें संपाती में यदि अनेक हल हैं, यहाँ पर अगर ये लिखा आ जाए अनेक हल हैं तो आपकी ये कंडीशन बनेगी। और यहाँ लिखा हुआ आ जाए कोई हल नहीं है,
तो आपकी ये कंडीशन लिखी आएगी। मैं अब यहाँ पर उदाहरण 15वां समझाने लगी हूँ। अब हमारा क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है? 4x जमा py जमा 8 बराबर में 0, 2x जमा 2y जमा 2 बराबर में 0। हमने इस p का मान यहाँ पर ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ है कि इसका एक अद्वितीय हल है। अब दिए गए युग्म का एक अद्वितीय हल है, आपके पास जो कंडीशन आएगी वो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आएगी। अब आप इसको कंपेयर करिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपने दिए गए समीकरण को इसके साथ कंपेयर करना है। तो इसका मतलब a1 आपके पास कितना आ गया 4 और a2 आपके पास आ गया 2, b1 आपके पास आ गया p और b2 आपके पास आ गया 2। इसका मतलब अब आपकी जो कंडीशन के हिसाब से a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब इसमें वैल्यूज लगाइए, 4/2 इसके बराबर नहीं है p/2। जस्ट आपने सिर्फ सारी वैल्यूज लिख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 नॉट इक्वल टू p/2। इसका मतलब p नॉट इक्वल टू 4। p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और p कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बट p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। अगर p की वैल्यू 4 नहीं होगी तो इस युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। 16वां उदाहरण करने लगी। आपका क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? kx जमा 3y माइनस k माइनस 3 बराबर में 0, 12x प्लस ky माइनस k बराबर में 0। आपको दिया गया है रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित हल है। इसका मतलब आपकी कंडीशन क्या बनेगी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अब आप इसको कंपेयर करिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो तो आपके पास a1 आ जाएगा k, a2 आ जाएगा 12, b1 आएगा 3 और b2 आ जाएगा k, c1 आपके पास आएगा माइनस k माइनस 3 और c2 आएगा माइनस k। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करिए तो आपके पास आ जाएगा k/12 बराबर में 3/k बराबर में माइनस k माइनस 3 माइनस k। तो आप इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। तो पहले आप इसको और इसको लीजिए, k/12 इज इक्वल टू 3/k, k स्क्वायर बराबर में 36, तो k आ जाएगा प्लस माइनस 6। अब आप इसको लीजिए 3/k बराबर में k माइनस 3/k को, तो 3k बराबर में आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k। तो ये आ जाएगा 0 बराबर में k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k। आपके पास आ जाएगा 0 बराबर में k स्क्वायर माइनस 6k। तो यहाँ पर आप इसके फैक्टर्स बनाइए, k माइनस 6, या तो आपके पास k0 आएगा या आपके पास k माइनस 6 0 आएगा। तो k बराबर में 0 और k बराबर में 6, दो वैल्यूज आ गई। k बराबर में आ गया प्लस 6 और k आ गया आपके पास माइनस 6। k बराबर में 0 और k बराबर में 6, तो k6 और k6 ये दोनों तरफ कॉमन वैल्यू है, तो आपका आंसर होगा k बराबर में 6। ये का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है वो आपका 6 है। मैं अब आपको प्रश्नावली 3.5 का दूसरा सम करने लगी हूँ। उसका पहला पार्ट, आपका क्वेश्चन है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? 2x जमा 3y बराबर में 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई
बराबर में 3a जमा b माइनस 2। तो इस समीकरण युग्म के अनेक हल है। अब अनेक हल में हमारी जो कंडीशन बनती है, आपकी कंडीशन हो गई a1 बाय a2 बराबर में b1 बाय b2 बराबर में c1 बाय c2। अब आपको कंपेयर करने से आपको पता चल गया a1 आपका 2 है, a2 आपका a माइनस b है, b1 आपका 3 है, b2 आपका a प्लस b है, c1 आपका 7 है और ये आपका 3a जमा b माइनस 2 है, c2 आपका ये है। आप पहले और दूसरे को ले लीजिए, 2 बटा a माइनस b बराबर में 3 बटा a जमा b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस b बराबर में 3a माइनस b। 2a जमा 2b बराबर में 3a माइनस 3b। 2a जमा 2b माइनस 3a जमा 3b बराबर में 0। माइनस a जमा 5b बराबर में 0। एक आपके पास ये समीकरण आ जाएगा। तो दूसरा समीकरण आप इसको और इसको ले लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, 3 बटा a जमा b बराबर में 7 बटा 3a जमा b माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3a जमा b माइनस 2 बराबर में 7a जमा b। आ जाएगा 9a जमा 3b माइनस 6 बराबर में 7a जमा 7b। 9a जमा 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b बराबर में 0। तो आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर में 0 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 4b बराबर में 6। इसको 2 से भाग करो तो ये आ जाएगा a माइनस 2b बराबर में 3। तीनों नंबर, तीनों पद हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इसको डिवाइड करके इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। तो a माइनस 2b बराबर में 3। तो एक हमारे पास ये कंडीशन आ गई, एक हमारे पास ये आ गई, 2 समीकरण आ गए, एक ये और एक ये। अब हमारे पास आ गया था माइनस a जमा 5b बराबर में 0 और एक कंडीशन आई थी a माइनस 2b बराबर में 3। तो अब आप इसको योग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3b बराबर में 3, b का मान आ गया 3 बटा 3, तो b आपके पास 1 आ गया। अब आप a माइनस 2b बराबर में 3 लीजिए, a माइनस 2 1 इंस्टेड ऑफ b राइट 1। आपके पास आ जाएगा a माइनस 2 बराबर में 3, a बराबर में 3 प्लस 2, तो a का मान आ गया 5। a आपके पास 5 आया और b आपके पास 1 आया। अगर आप a और b का ये मान रखोगे तो इसके अनेक हल आएंगे। अगर आप रख के देख लीजिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। 2x जमा 3y बराबर में 7, a माइनस b दूसरी हमारी इक्वेशन थी, समीकरण था a माइनस बी एक्स प्लस a जमा बी वाई बराबर में 3a जमा b माइनस 2। तो इस इक्वेशन में मैंने a का मान कितना रखा, 5, b का 1, तो ये x आ गया। a का 5, b का 1, y आ गया। a का मान हमने 5 रखा, b का 1 रखा, ये आ गया। अब हमारे पास आया 4x जमा 6y बराबर में 15, 16, 14, ये 14 आया। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें a1 इसमें और इसमें, तो आपके पास a1 बाय a2 2 बटा 4, b1 बाय b2 3 बटा 6, c1 बाय c2 7 बटा 14, तो ये आपका सब बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c। a और b के इन मानों को रखने से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड सम का सेकंड पार्ट है। अब निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो आप सबसे पहले ये कंडीशन लिखोगे। अब इसमें वैल्यू पुट करो, a1 हो गया 3, a2 हो गया 2k - 1,
b1 हो गया 1, ये हो गया k माइनस 1 नॉट इक्वल टू, ये हो गया आपका पास 1 और ये हो गया 2k प्लस 1। अब आप पहले और इसको पहले और दूसरे को ले लीजिए और इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। 3/2k माइनस 1 बराबर में 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3k माइनस 1 बराबर में 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 बराबर में 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k बराबर में 3 माइनस 1, k बराबर में 2। k का मान 2 आ गया, जिसके लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब दूसरी कंडीशन में डाल के देखिए कि वो इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन है, C1/C2। इसका मतलब आपका 1/k माइनस 1 नहीं बराबर आना चाहिए 1/2k प्लस 1k। k के इस मान के लिए ये आपका b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखते हैं k का मान रखें यहाँ पर 2 माइनस 1, इसके बराबर नहीं आना चाहिए, 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/1 नॉट इक्वल टू 1/5। तो आपका ये सत्य है, 1/5 के बराबर नहीं है। तो k के इस मान के लिए आपके इसका कोई हल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको जांच भी कर दिया कि आपकी जो वैल्यू निकली वो b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है। k के इस मान के लिए आपका b1/b2 C1/C2 के बराबर नहीं है। यहाँ मेरा पहला भाग समाप्त होता है। इस भाग में मैंने आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफी विधि की चर्चा की है। अगले भाग में मैं अब आपको रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से कैसे हल करते हैं उसके बारे में मैंने समझाया है।